हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेआरएफ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उसको जानेंगे। और जो स्टूडेंट नेट और जेआरएफ के विषय में नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, नेट और जेआरएफ ये दो ऐसे टर्म हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अगर आप मास्टर्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। नेट आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दे सकते हैं जिसमें आपने मास्टर्स किया है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट में आप नेट देते हैं और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप नेट के ही एग्ज़ाम में अच्छे कट ऑफ से पास आउट होते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज हैं कि इतने परसेंट स्टूडेंट को जेआरएफ गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो जेआरएफ जो है वो पीएचडी के लिए आपको एक फेलोशिप मिलती है, यानी कि पीएचडी जो 5 साल का ड्यूरेशन है पीएचडी का, उसके दौरान आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से आपको जेआरएफ अमाउंट अवेल कराया जाता है, ठीक है। तो जेआरएफ की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, और कब वो स्टार्ट होता है और उसकी एज लिमिट क्या है कि कौन कौन से स्टूडेंट या कैंडिडेट एलिजिबल हैं जेआरएफ के लिए, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो थंबनेल ही मैंने लिखा है हाउ टू एक्टिवेट जेआरएफ फेलोशिप, क्योंकि जब पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि फेलोशिप स्टार्ट कैसे करानी है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है पहले से जान लेना। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेआरएफ की एज लिमिट क्या है, ठीक है। आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं तो किस एज में आप एलिजिबल हैं, तो 30 इयर्स जो हैं वो मेल कैंडिडेट जनरल के जो हैं, ठीक है। जनरल में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 इयर्स है, 30 इयर्स के आप हैं तभी तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। उसके आगे अगर एक्सीड करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं जेआरएफ के लिए। अगर हाँ आप मेल में कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 35 इयर्स तक एलिजिबल हैं जेआरएफ के लिए। और वुमेंस के लिए भी 35 इयर्स है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो आपका जो जेआरएफ का एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 30 इयर्स तक है, ठीक है। तो ये एक तो उस चीज़ के लिए हुआ। और दूसरा है जेआरएफ को अवेल करने के लिए आपको कितना टाइम रहता है, यानी कि आपको जेआरएफ क्रैक करने से लेकर पीएचडी के एडमिशन तक में कितना टाइम रहता है कि वो वैलिडिटी उसकी एक्सपायर ना हो, ठीक है। जेआरएफ की वैलिडिटी एक्सपायर ना हो। नेट की एलिजिबिलिटी जो होती है वो लाइफ टाइम है, ठीक है, वो एक्सपायर कभी भी नहीं होती, वो लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में भी अगर नेट क्वालिफाई कर लिया तो वो लाइफ टाइम चलता है। लेकिन अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो उसका एक टाइम लिमिटेशन है, विद इन दैट टाइम लिमिटेशन आपको पीएचडी में एनरोल होना होता है, ठीक है। तो जेआरएफ के 3 साल बाद आपको, मतलब 3 साल के ड्यूरेशन में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। अब ये 3 साल डिपेंड करता है कि आपने जेआरएफ कब क्रैक किया है, ठीक है। कुछ लोग मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और कुछ लोग जेआरएफ मास्टर्स के बाद में करते हैं। तो जिनके लिए प्लस पॉइंट उनके लिए है जो मास्टर्स के बाद में जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर वो चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैं इस सेंस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपको फेलोशिप मिलती है और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो हर कोई चाहता है कि उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का मौका मिले। लेकिन और ये मौका तभी होता है जब आपके पास जेआरएफ की जो वैलिडिटी है उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम होता है ना, तो आपको जो यूनिवर्सिटी सामने मिलती है जिसमें आपका एडमिशन हो जाता है आप वहीं एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि आप जब इनरोल हो जाते हो ना तो फिर उसके बाद फिर बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी मैं अभी। तो यही है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जेआरएफ मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में कर लिया है, ठीक है, तो मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में करने से ये होता है कि आपका 2 साल जो जेआरएफ का है वो तो आपका मास्टर्स करने में ही कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पास बचेगा 1 साल। उस 1 साल में आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले वो ले लेना होता है, क्योंकि आपकी फेलोशिप जो है वो फिर एक्सपायर हो जाएगी। फिर आपको अगर आप पीएचडी करना होगा तो या तो फिर आपको फिर से जेआरएफ क्रैक करना होगा या फिर आपको पीएचडी में फिर एडमिशन उस साल या तो कैंसिल करना होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप फेलोशिप के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल मिलता है तब जब आप अपीयरिंग ईयर में करते हैं, ठीक है। तो बस यही 1-2 नुकसान जो है वो अपीयरिंग ईयर में करने से यही है। बाकी अगर आप
एक ही बार मिले, क्योंकि होता क्या है ना कि पीएचडी की जब नोटिफिकेशन आती है और एडमिशन होने तक के प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ तो चला ही जाता है इंटरव्यू होने में, एंट्रेंस रिजल्ट आने में, तो सब कुछ करते करते 6 मंथ तो लग ही जाता है और नोटिफिकेशन आने से एडमिशन तक में। तो इसी चीज़ के लिए अब हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई कर दिया हो और तब उस यूनिवर्सिटी का, जैसे अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है और जेएनयू में वैकेंसी ही कम आई है, ठीक है, तो एक रिस्क होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ये 1 ईयर के जो ड्यूरेशन में आप अगर चाहें अचीव करना कि आप जेएनयू में एडमिशन ले लें, तो क्योंकि सीटें कम होती हैं तो इस वजह से थोड़ा बहुत उस टाइम हो जाता है, सिचुएशन गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है। आप एक सेट बना के चलिए कि आपको कब एडमिशन लेना है। और हाँ, एक और चीज़ मैं ये कह देती हूँ, कभी कभी ये क्या होता है ना कि आप ये सोच कर चल रहे हैं कि मास्टर्स के एंड ईयर में आप जेआरएफ क्रैक करेंगे और सब कुछ वैसे वैसा चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि मास्टर्स के एंड ईयर में आप प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि मान लीजिए आपका जेआरएफ ना निकला, ठीक है। अभी मैं इस सेंस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सिर्फ एक ही काम कीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क लेके चलना पड़ता है। और इसलिए ये सब चीज़ पहले से बता रही हूँ मैं, क्योंकि जब अगर आप ये सोच कर चलेंगे कि एंड में ही आपको जेआरएफ क्रैक करना है ताकि आपको 3 साल का ड्यूरेशन मिले, ताकि आपको अपनी मतलब सोची हुई यूनिवर्सिटी भी मिल जाए, तो इसमें क्या होता है कि अगर नहीं निकला आपका जेआरएफ तो एक साल जो वो होगा वो आपका वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने पहले अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपका एक तो मास्टर्स का जो प्रेशर है ना वो हल्का कम हो जाता है कि मास्टर्स के बाद आपको करना क्या है, ये आपके दिमाग में पहले से होता है। लेकिन अगर आपने मास्टर्स के एंड में किया तो आपके ऊपर एक प्रेशर है कि आपको जेआरएफ निकालना ही निकालना है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या तो आप बीएड अगर सोच के चल रहे हैं कि अगर जेआरएफ नहीं निकला तो बीएड में एडमिशन लेना है, तो अगर इस हिसाब से आप सोच रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि आगे में लाइफ में करना क्या है, ठीक है, तो उनके लिए ये हो जाता है कि अगर आप अपीयरिंग ईयर में ही जेआरएफ क्रैक कर लेते हैं तो आपका गोल एकदम सेट है कि आपको जैसे ही मास्टर कंप्लीट हुआ आपको अपना रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है और आपको अपने चॉइसेस के यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है, किस में एडमिशन लेना है, कहाँ क्या करना है। एक और चीज़ बता दूँ, हालांकि क्वेश्चंस बहुत हैं लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि अगर आप कहीं एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, बाई चांस अगर आपने चाहा कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए और आपने स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो आप कोर्स वर्क के बाद, ठीक है, कोर्स वर्क के बाद भी स्विच कर सकते हैं। एक ये है ऑप्शन। और दूसरा कि अगर आपने जेआरएफ स्टार्ट नहीं कराया तो ठीक है, अगर आपकी चाहत, अच्छा देखो इसमें दो तरीके से बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन हुआ है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, अच्छी यूनिवर्सिटी इन द सेंस कहने का मतलब है कि आपके अनुसार नहीं है, ठीक है, आप चाहते सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना लेकिन आपको मिला स्टेट यूनिवर्सिटी, हालांकि डिफरेंस कुछ नहीं होता है, ठीक है, दोनों एक ही है। अगर आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो रहा है तो आप यही चाहेंगे कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस सेंस में इसलिए कहती हूँ मैं क्योंकि आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होता है कि हायर एजुकेशन की दुनिया होती क्या है, वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आकर ही पता चलता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट यूनिवर्सिटी ख़राब है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टेट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन अगर फेलोशिप मिल रही है तो DU, JNU, BHU का सपना आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो दिल्ली से रही हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो दिल्ली में हैं और जिनके पास ऑप्शंस हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो फेलोशिप के बेसिस पे आगे पढ़ना चाहते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो उनके लिए ये ऑप्शन हो जाता है कि वो इस बड़ी यूनिवर्सिटी का सपना देख सकते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर आपने मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में, जैसे मैंने कहा कि 2 सिचुएशन है, अगर आपको एडमिशन ले लिया है आपने, ठीक है, अगर आपने मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में जेआरएफ क्रैक कर लिया है और आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है और उस 1 साल में आपको स्टेट यूनिवर्सिटी मिल गई, ठीक है, सपोज़ कीजिए आपको स्टेट यूनिवर्सिटी मिल गई और आप चाहते हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्विच करना है, क्यों? क्योंकि आपको फेलोशिप मिल रही है। हाँ, क्योंकि अगर फेलोशिप नहीं मिल रही होती कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि पैसा आप वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एडमिशन में आप चार्ज लगाते हो वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाता है, ठीक है, किसी भी बेसिस पे आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो रिस्क आप तभी लेते हैं जब आपके पास पैसा होता है, ठीक है। तो जब आपके पास फेलोशिप होगा तो आप यही करेंगे कि
स्टेट यूनिवर्सिटी अब आपको मिल चुकी है, ठीक है, और आपका सपना है कि अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं JNU के लिए, ठीक है, या फिर DU के लिए या फिर BHU के लिए। और इस सिचुएशन में आप क्या कीजिए, 2 तरीका है। एक तो आप कोर्स वर्क टाइम तक वेट कीजिए, ठीक है, कोर्स वर्क कर लीजिए और कोर्स वर्क का जो वो वैल्यू है वो मान्य होगा, ठीक है। बहुत यूनिवर्सिटी वो उसको मानती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोर्स वर्क कर लेते हैं जिस यूनिवर्सिटी में आपने, स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हैं कि यहाँ से भी कुछ आप लेकर जाएं, कुछ यादें लेकर जाएं, तो ठीक है, आप वहाँ से PhD की कोर्स वर्क को कर लीजिए, कोर्स वर्क का रिजल्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कीजिए। वहाँ पे होगा ये कि आपको जो वो कोर्स वर्क का ड्यूरेशन है ना, जो आपने स्टेट यूनिवर्सिटी में लगा दिया है, वो आपको नहीं करना होगा, ठीक है, वो आपका फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो। और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपका स्टेट यूनिवर्सिटी तो है ना, ठीक है। तो जब तक आपको जॉब कह रही हूँ, PhD की सिक्योरिटी ना मिल जाए कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तब तक आप यहाँ से अपना ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तब तक आप अपना नॉर्मल चलने दीजिए यहाँ पर। PhD ऐसा सब लोग करते हैं, ठीक है, और ये बताने में कोई वो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है इसमें, नॉर्मल ही है, सबकी चाहत होती है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करें। दूसरा कि आप या तो फेलोशिप स्टार्ट ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब फेलोशिप स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि होता कुछ नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप फेलोशिप स्टार्ट नहीं करते हैं, एक तो कोर्स वर्क के टाइम तक बताया मैंने कि कोर्स वर्क आप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में स्विच कर सकते हैं। दूसरा टाइम है कि अगर आप अपने JRF को अगर अवेल नहीं कराते हैं, जैसे आपने PhD में एडमिशन ले लिया और 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, लेकिन आपने अभी तक अपने JRF को अवेल नहीं कराया है, और इस ड्यूरेशन में अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर नोटिफिकेशन आई है PhD एडमिशन को लेकर, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप, और अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ एडमिशन ले लीजिए और वहाँ से फिर आप फेलोशिप स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपने PhD कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में, उसमें हो सकता है कि आप अपने JRF को अवेल भी करा लें, तो स्विच करने में क्योंकि दिक्कत होती है, क्योंकि ये सब कुछ जो फेलोशिप का मामला है ना, ये यूनिवर्सिटी हैंडल नहीं करती है, ये UGC हैंडल करती है, और UGC से सब कुछ चेंज करवाना ये बहुत तिक्रम वाला काम है, ठीक है। और इसमें आपको यूनिवर्सिटी कुछ हेल्प नहीं करती है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी के जो ये फेलोशिप वाले जो मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, वो थोड़ा आपको मदद करते हैं। जैसे IGNOU में बहुत अच्छा रिसर्च यूनिट एक है जो इन सब चीज़ों को देखती हैं, तो बहुत कोऑपरेटिव हैं वो लोग। तो इस वजह से कह रही हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा ना हुआ हो तो फिर वहाँ दिक्कत होती है, आप लोगों के साथ दिक्कत हो सकती हैं, वो लोग थोड़ा कोऑपरेट आप लोगों को ना करें, तो इस वजह से थोड़ा रिस्क है। लेकिन हाँ, मैंने इस चीज़ के बारे में इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आप चाहते हैं स्विच करना तो कर सकते हैं, और अगर अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि जो आपको मिला उसी पे आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपका काम बोलेगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एक तरह से अगर आप देखें तो हाँ, वो ब्रांड की तरह है। आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपका एकेडमिक स्कोर जो होता है वो बहुत अच्छा हो। चेंज करवाना है तो ये 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप फेलोशिप स्टार्ट मत कराइए और उसके बाद फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, और सिक्योरिटी हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन लेना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपने PhD में एडमिशन ही नहीं लिया तो उस फेलोशिप का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया और अगर आप नहीं अवेल करा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप अवेल कराएंगे ना तो PhD के जो इनरोलमेंट का टाइम है उससे वो काउंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और कोशिश करें आप जब भी, जैसे यहाँ पे, अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि अगर किसी का ऐसा है कि विदिन 1 ईयर वाला अगर सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें फिर रिस्क ये है कि आपको उस 1 ईयर के अंदर में ही आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अवेल ही करा लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपका रिस्क है तो बाकी आप चीज़ें UGC पे छोड़ दीजिए, ठीक है, वो लोग कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं। और क्योंकि फिर दिक्कत यहाँ पे यही हो जाएगी कि अगर आपने फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का अगर PhD का इनरोलमेंट लगाया तो हो सकता है वो 1 साल के बाद का एक्सीड हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है। आप नहीं कह सकते कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया है तो ये सब कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब आपको सब कुछ
अप टू डेट दिखाना होता है कि आपने इस डेट पे एडमिशन लिया है, आपने इस डेट पे। वो लोग इस चीज़ को नहीं देखने वाले हैं कि आपका इंटरव्यू इस दिन आया, आपका रिज़ल्ट इस दिन आया। रिज़ल्ट से कुछ मैटर नहीं करता, आपने जिस दिन पेमेंट किया है उस दिन से आपका एनरोलमेंट जो होता है डेट वो मेंशन होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डेट कह सकते हैं उसको, और वो आपको यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कराती है। तो ठीक है, तो जो 1 साल वाले हैं वो थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, बाकी जो मिले आप उसी में सेटिस्फाइड हो जाइए, बस यही एक चीज़ कहूँगी। या फिर थोड़ा टाइम लीजिए, और क्या करना है आपको लाइफ में, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, एक ही बार में वो चीज़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने से भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नॉलेज में सब कुछ रहना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी चीज़ें जब साथ साथ चलती हैं, मैं भी देखती हूँ किसी को इस तरीके से स्विच करते तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि कैसे कर रहे हैं, ऐसे होता है क्या। तो बस होता है, ठीक है। और अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी में मिल गया है तो JNU का भी सपना देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सपना बस वहीं ख़त्म हो गया, तो कर सकते हैं आप लोग। हालांकि मैंने नहीं किया, वो अलग बात है। तो ठीक है, ये एक था। और स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर लगता है और कैसे कैसे सब कुछ होता है। JRF की एज लिमिट की बात हो गई, ठीक है। अब जो स्टार्ट होता है वो ये कि फेलोशिप मिलना स्टार्ट कब से होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने PhD में एडमिशन ले लिया तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है क्या फेलोशिप? नहीं, इतनी जल्दी भी स्टार्ट नहीं होता है फेलोशिप। फेलोशिप के लिए बहुत सारी प्रोसीजर हैं, उसको करना पड़ता है, तब जाके वो अवेयर होता है। उसमें भी डेट्स हैं, कुछ कुछ डेट्स हैं जिसके टाइम ड्यूरेशन में ही, उसी टाइम ड्यूरेशन में ही UGC वो काम करती हैं, ठीक है, फेलोशिप वाला काम करती हैं। तो सबसे पहला जो है वो यही कि कोर्स वर्क के दौरान फेलोशिप मिलती है, नहीं तो मिलती है, लेकिन हाँ तुरंत ही एडमिशन लेते ही नहीं मिलता, उसमें आपको पहले पेपर वर्क करना होता है। तो ठीक है, कब मिलती है? तो कोर्स वर्क के ड्यूरिंग से ही स्टार्ट हो जाती है, और 5 ईयर्स तक है कि आपको JRF का जो मिलता है अमाउंट, उसमें भी 2 साल आपको JRF मिलता है और बाकी के 3 साल SRF मिलते हैं। तो पहले तो कुछ ऐसा था नहीं रूल कि JRF टू SRF जब चेंज होता है तो क्या है, लेकिन अभी बहुत सारे प्रोसीजर हैं। जैसे जैसे जो चीज़ मेरे साथ होती जाएंगी वो सब कुछ मैं आप लोगों को अप टू डेट करती जाऊंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मैंने अब तक किया है उस चीज़ को लेकर मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, ठीक है। तो कब मिलती ये हो गया। और एक क्वेरी ये थी कि बैंक डिटेल को लेकर, ठीक है, कि UGC जो है वो कैनरा बैंक के थ्रू आपको पेमेंट करती है फेलोशिप आपके अकाउंट में। तो आपका भी अकाउंट कैनरा बैंक का होना ज़रूरी है या नहीं? तो ऐसा नहीं है, आपका नॉर्मल अकाउंट किसी भी बैंक में हो उससे कोई मैटर नहीं करता। UGC का जो बैंक है वो कैनरा बैंक के थ्रू होता है, और आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा या फिर भाई बहन के अकाउंट पे नहीं आता वो, तो आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। वो तो नॉर्मल सबका होगा ही, तो उसी अकाउंट पे आता है और कोई उसमें है नहीं। अच्छा, अब ये है कि ज्वाइनिंग जो लेटर है, आप लोग का जैसे ही PhD में एडमिशन होगा ना तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, और उस ज्वाइनिंग लेटर में ना आपका रजिस्ट्रेशन डेट होगा। तो आप जब भी UGC का कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे फेलोशिप के लिए, तो आपको एक डेट देनी होगी कि आपका PhD में एनरोलमेंट कब हुआ है। तो वो जो ज्वाइनिंग लेटर पे रजिस्ट्रेशन डेट लिखा होता है, जैसे आपको हर एक यूनिवर्सिटी में मिलेगा, जैसे मेरा भी है, तो कब से स्टार्ट हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहीं से फिर आपकी PhD जो मतलब आपका जो फेलोशिप है, वहाँ से उस डेट से लेकर 5 साल उस डेट से काउंट किया जाएगा, ठीक है, 5 ईयर्स। उसके बाद वहाँ तक आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। और वो डेट किसी भी तारीख से स्टार्ट हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए कि 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है या 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिस भी डेट से होगी। तो 15, अगर मान लीजिए 15 जुलाई 2022 अगर ऐसे स्टार्ट हो रही है आप लोगों की फेलोशिप की, मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन डेट है तो मतलब 15 जुलाई 2022 है, तो 2022 से 5 ईयर्स आप काउंट करेंगे, तो उस हिसाब से फिर 15 जुलाई तक और अप टू डेट वहाँ तक हो जाएगा उस ईयर तक, ठीक है, 5 ईयर्स तक। ये होगी आपका रजिस्ट्रेशन डेट के हिसाब से, ठीक है। जो ऑफर लेटर है उसे संभाल कर रखिएगा, उस पर जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसी को हर बार मेंशन करना है, और उस डेट को हमेशा याद रखना है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, बस वो डेट। और दूसरा टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट तो बता ही दिया मैंने कि 3 साल के अंदर आपका JRF जैसे ही हो जाए, 3 साल के अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना है, और JRF जो आपको मिलती है वो 5 साल तक मिलती है, ठीक है। उसमें भी JRF 2 साल मिलता है, 3 साल आपको SRF मिलेगा, ठीक है। अब उसमें चेंज करने का रूल है, JRF टू SRF अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं कि देखते हैं कैसा क्या है। अब
अभी तो फ़िलहाल कुछ बता नहीं सकती मैं, रूल क्योंकि चेंज होते रहते हैं, ठीक है, पीएचडी में, तो जैसा होगा वैसा मैं बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद आपको फेलोशिप में मिलता क्या क्या है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितना मिलता है, कितना मिलता है। हर बार सारे सवाल यही होते हैं कि आपको कितना मिलता है। जो है वो हर मंथ आपको मिलता है, ठीक है। तो हर मंथ आपको 31,000 कह रही हूँ मैं, 31,000 मिलता है आप लोगों को, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों को मिलता है HRA। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो HRA वहीं कट हो जाता है, ठीक है, हॉस्टल वाले वो रख लेते हैं। और अगर आप बाहर कहीं रह रहे हैं, ठीक है, मतलब बाहर कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, हॉस्टल नहीं लेके रह रहे हैं, तो आपको HRA मिलता है, ठीक है। और तो मैंने बता दिया, ठीक है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल के लिए आपका HRA कट हो जाएगा मेस में ही, ठीक है, हॉस्टल वाले काट लेते हैं उसी में। और अगर आप बाहर रूम लेके रह रहे हैं तो आपको HRA मिलेगा, JRF, HRA। और कंटिजेंसी आप लोगों को मिलता है, आप जो भी सामान इस ड्यूरेशन में ख़रीदते हैं, रिसर्च वर्क के ड्यूरिंग में पेपर प्रिंट करना होता है या फिर जो भी किताबें ख़रीदना होता है, जो कुछ भी आप ख़रीदते हैं पढ़ने लिखने से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको जो UGC है वो आपको 10,000 देती है 1 साल के लिए। तो उसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन है कि आपको किस किस तरीके से अप्लाई करना है, तो लेकिन उसको लेके चलिए कि आप 1 साल में आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, ये स्टेशनरी आइटम्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम पर मंथ के हिसाब से देखें कि पर मंथ आपको कितना पैसा मिलता है, तो आपको HRA मिलता है और दूसरा आपको JRF मिलता है, ठीक है। तो ये 2 अमाउंट है जो आपको मिलता है। तो HRA भी लोकेशन के अकॉर्डिंग है, तो ये UGC नहीं करती है HRA का, वो तो गवर्नमेंट के द्वारा ही है। तो 8%, 16% और 24% है, इस बेसिस पे है, लोकेशन टू लोकेशन डिफ़र करता है। आपका यूनिवर्सिटी किस लोकेशन में है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी 24% वाले लोकेशन में है तो फिर आपको HRA का 24% मिलेगा। अगर 16% के लोकेशन पे है तो फिर वो 16% वाला मिलेगा। फिर अगर 8% वाले में तो 8% मिलता है HRA। तो HRA आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है अगर आप रूम लेकर रह रहे हैं, अगर आप वहीं के रेसिडेंट हैं, ठीक है, अगर आप वहीं के रहने वाले हैं तो आपको वो HRA नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं या फिर बाहर के कोई मतलब ये है कि बाहर वालों को HRA मिलता है। अगर आप वहाँ रूम लेकर रह रहे हैं तो जिनका घर ही है दिल्ली में तो उनको क्या ही मिलेगा। तो ये है HRA और आपको JRF मिलता है, ठीक है। तो JRF आपका 31,000 है और डिपेंड करता है लोकेशन पे कि आपका लोकेशन कौन सा है, उस अकॉर्डिंग आप HRA कर सकते हैं। तो HRA सबसे हाईएस्ट 24% का है, फिर उसके बाद 16% का है और फिर 8% का है। तो दिल्ली 24% पे आता है, आपको पता ही है। तो ये हो गया। और इसके बाद अगर जब SRF में चेंज होता है तो SRF में फिर आपको 35,000 पर मंथ मिलने लगता है और उसमें भी फिर HRA इंक्रीज़ हो जाता है 8%, 16% और 24%। अब चूँकि JRF का 8%, JRF का 16%, JRF का 24%। फिर जब आपका SRF चेंज होगा तो SRF का 8%, SRF का 24%, SRF का 18%, सॉरी 6%, 18% और 24%। तो वो SRF के अकॉर्डिंग का काउंट होगा। तो ठीक है, तो जब JRF से SRF चेंज होगा तो अमाउंट बढ़ता जाएगा। और तो इसमें यह है कि आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, सेविंग्स भी हो जाती है, आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, तो अमाउंट तो बहुत इनफ है, ठीक है। अच्छा, अगर RF है, ठीक है, रिसर्च फेलोशिप है, तो वो आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा 3 साल के लिए, ठीक है। उसमें HRA नहीं है और HRA शायद नहीं है, अब उसके लिए मैं कंफर्म होकर बता सकती हूँ कि HRA है या नहीं, क्योंकि HRA का कुछ आइडिया उसका नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि 8,000 मिलेगा और वो भी 3 साल के लिए ही मिलेगा, ठीक है। बाकी आप अगर इस 3 साल में PhD कर लेते हैं या फिर आपकी JRF हो जाए तब तो अच्छी। अगर अवेल कराने के प्रोसीजर पे जाएं तो सबसे पहले अगर आपका जैसे ही एडमिशन हो जाएगा तो आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको एक ऑफ़र लेटर मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन डेट्स होंगे। उसमें आपको सबसे पहले अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ठीक है। UGC के थ्रू ये चीज़ सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। तो आपके यूनिवर्सिटी में एक ऐसा सेल होगा या ऐसा एक डिपार्टमेंट होगा जो फेलोशिप को हैंडल करती हैं, तो उनके थ्रू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जिसमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, ठीक है, आपके डिटेल्स होंगे, बायोडाटा आपका होगा, उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं लगा रही हूँ। लेकिन ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो होती है, सबसे पहले ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगानी होती है, ठीक है। आपने जैसे एडमिशन ले लिया तो एडमिशन के विदिन अ मंथ कह सकते हैं कि वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको नॉलेज
में मिल जाती है ये चीज़ें कि आपका अब फेलोशिप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हमारे तो प्रोफेसर्स ने बात की थी, तो इस वजह से हमें ये पता चला था कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पता करना होता है, तो आप अपने सीनियर प्रोफेसर से ये सब कुछ पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप रिसर्च यूनिट या फिर किसी भी ऐसा डिपार्टमेंट में जो आपका सेल है वो फेलोशिप का, तो उनसे जाके ये पूछ सकते हैं आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगानी होती है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट जैसे ही आप डालते हैं तो उसमें सिर्फ यही होता है कि आपने पीएचडी में एनरोल ले लिया है और आपने ये इस टाइम जेआरएफ क्रैक किया था और इस टाइम इस ड्यूरेशन में ही आपने पीएचडी में एनरोल ले लिया। वो जो आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट की है फेलोशिप सेल को, तो वो जाके जेआरएफ का जो यूजीसी पोर्टल है उसमें वो चीज़ एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका एक आईडी जनरेट होता है, फिर आपका एक पोर्टल तैयार होता है, यूजीसी के पोर्टल पे आपका एक आईडी बन जाता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर जब सब कुछ स्टार्ट हो जाता है कि आपका एक पोर्टल यूजीसी पे बन जाता है, ठीक है, यूजीसी के पोर्टल पे आपका वो आईडी जनरेट हो जाता है, तो फिर आपको फिर वहाँ पे सब कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है कि अब आपको क्या करना है, कितने मतलब सब कुछ जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने मैंने बताया ना कि जैसे आपका 15 जुलाई 2022 है, तो आपको कब तक फेलोशिप मिलेगा और कितना कितना अमाउंट फेलोशिप मिलेगा, वो सब कुछ डिटेल उसी टाइम लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे जिस मंथ के लिए अपना अवेल कराते जाएंगे, तो वहाँ फिर वो जनरेटेड यानी कि हर मंथ में फिर वो जनरेट होता जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगाने के बाद फिर ज्वाइनिंग रिपोर्ट जब लग जाती है पोर्टल पे, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको अब हर मंथ के लिए लगाना है। जैसे आपने जुलाई में एडमिशन लिया, ठीक है, तो 15 जुलाई के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 15 जुलाई के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हर मंथ लगाने होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कंटिन्यूएशन फॉर्म है, एक एब्सेंटी का फॉर्म है, और अगर आप एचआरए अवेल करेंगे तो एचआरए के लिए, और अगर आप एचआरए नहीं ले रहे हैं तो कंटिन्यूएशन और एब्सेंटी अब देना क्यों ज़रूरी है, जो फेलोशिप वाले बच्चे हैं तो उनको ये दिखाना होता है कि आपने एक भी दिन या इतनी छुट्टियां नहीं ली हैं, ठीक है। अगर छुट्टी लेंगे तो शायद हो सकता है वो कट हो फेलोशिप। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेगुलर रहिए, फेलोशिप वाले बच्चे खासकर। जिनका फेलोशिप नहीं है उन्हें तो कोर्स वक्त तक आना ही आना है, लेकिन हाँ जो फेलोशिप वाले बच्चे हैं उनको कंपनसेशन कम मिलता है, रिलैक्सेशन कम मिलता है। तो इसी वजह से एब्सेंटी क्योंकि आपको लगाना होता है हर मंथ, तो इसी वजह से रेगुलर रहिए। बाकी कंटिन्यूएशन और एब्सेंटी तो लगाना ही होता है। अगर एचआरए क्लेम करते हैं तो एचआरए के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंटिजेंसी का बताऊंगी बाद में, और यही सब कुछ है। इसी तरीके से आपको हर मंथ के लिए करना होता है, लेकिन सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगानी होती है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट का जो टाइम होता है ना, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप जब अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं अपने फेलोशिप सेल को, और उसके बाद वो जब प्रोसीड करते हैं तो उसको करने में कम से कम 1-1.5 का मंथ का टाइम लग जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि जो 3-4 महीने का एक बार जेआरएफ चाहती हैं कि क्लेम करवाएं, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि आपको हर मंथ के लिए जेआरएफ क्लेम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आपको हर मंथ एक्टिव रहना पड़ता है कि हो सके आप ये सब काम स्टार्ट कर देना, जैसे ही एडमिशन होगा उस चीज़ के बारे में पता कर लेना, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी कोई डाउट्स हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।